नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज हम देखने वाले हैं अपठित काव्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा अलग बताने वाली हूँ। यस, यहाँ पर देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि गद्यांश के लिए तो डेली हम शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली शाम को हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें आप सभी आंसर देते हैं, तो वो एक प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब कभी भी अपठित काव्यांश आता है वो गद्यांश से थोड़ा अलग होता है। या कोई ऐसा, यहाँ तो सिंपल एक हिंदी की कविता लिखी हुई है, पर अक्सर क्या होता है कि जैसे कोई पद आ गया जो कि अवधि में है, ब्रज में है, तो वहाँ पे वो चीज़ों को समझना पड़ता है ना। तो जो टेक्निक बता रही हूँ वो आपकी, चाहे वो हिंदी की कोई कविता आ जाए, काव्यांश आ जाए, या कोई पद्यांश आ जाए, दोनों पे ही अप्लाई आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेक्निक्स कितनी है। एक्चुअली दो तरीका होता है सॉल्व करने का। दो तरीके में से एक तरीका वो है जो एनसीईआरटी ने सही माना है। एनसीईआरटी ने जो सही तरीका माना है, पहले मैं आपको वो बताऊंगी एंड देन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। ये तरीका क्यों जानना ज़रूरी है एनसीईआरटी वाला? क्योंकि आप कभी भी बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो वहाँ पे आपको गलती से भी बच्चों को शॉर्ट ट्रिक नहीं बतानी है। मैक्सिमम टीचर्स ये करते हैं कि उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता होती है एंड वो खुद को बहुत अच्छा टीचर साबित करने के लिए बच्चों से शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने लगते हैं। ये नहीं करना है। एनसीईआरटी ने 10th क्लास तक यही माना है कि बच्चों को सही ही तरीके से बताना चाहिए, कोई भी शॉर्ट ट्रिक उन्हें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर इससे क्या है, बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स पे डिपेंड हो जाते हैं, उनको पूरा ज्ञान हो ही नहीं पाता, वो पूरी चीज़ें पढ़ ही नहीं पाते हैं। और फिर 10th तक उनके पास टाइम रहता है, ऐसा कंपटीशन नहीं रहता है, तो इस वजह से उन्हें शॉर्ट ट्रिक नहीं बतानी। हायर क्लासेस में फिर जब आगे चल के कंपटीशन फेस करेंगे तब तो शॉर्ट ट्रिक वैसे भी पढ़नी होगी उनको, है ना। तो यहाँ पे सही तरीका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और शॉर्ट ट्रिक दोनों हम देखेंगे। अब देखिए, पहले सही तरीका क्या है। सही तरीका एनसीईआरटी जो कहता है वो क्या कहता है, उसने स्टेप्स में बताया है। पहला स्टेप ये है कि आप पहले पूरे ही काव्यांश या पद्यांश को 3 से 4 बार, 2-3 बार या जितनी बार में आपको समझ में आ जाए उसको अच्छे से रीड करिए। पहला स्टेप, अच्छे से पूरा रीड करते जाइए। रीड करते वक्त जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट शब्द मिलते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस मिलती हैं, जहाँ से आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। और उसके बाद फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो जैसे अगर आपने ये पूरा समझ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो जैसे ही आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दिए के सामने है, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि दिए वाली लाइन कहाँ थी, है ना, अचानक से, क्योंकि वो आपने वो 2-3 बार अभी जस्ट पढ़ा है। तो इस तरह से आपको इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये तो है सही तरीका। अब जो दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ वो आपको यूज़ करना है अपने एग्जाम्स में। देखिए, जनरली लोग ऐसा कहते हैं, मैं भी जब गद्यांश आपको सॉल्व कराती हूँ तो यही कहती हूँ कि पहले आप क्वेश्चन बस पढ़ लीजिए और फिर जो क्वेश्चन में वर्ड्स हैं वही फाइंड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात सही है, पर इसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप ढूंढते हैं वो आंसर कहाँ है, फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप ये पूरा पढ़ते हैं वो दूसरा क्वेश्चन का वर्ड कहाँ है, तो इसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। और कैसे हम उसको जल्दी कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस पढ़ डालिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको अच्छे से रीड कर डालिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिए के सामने क्या है, दिमाग में बैठाते चलिए। दिए के सामने पूछा है, और आने वाला क्षण दिए से क्या कहता है ये पूछा है। दिया हर आने वाले क्षण को क्या उत्तर देता है वो पूछा है। अगर ये हमें मिल गया ना तो दो आंसर मिल जाएंगे। ये भी पूछा है। और जो चार दिल के बुझाए बैठे हैं, ये लाइन जहाँ है, पंक्ति द्वारा कवि का संकेत किस प्रकार के व्यक्ति की ओर है। तो ये तो जब हम पढ़ेंगे समझेंगे मतलब तभी क्लियर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवि क्या संदेश दे रहा है। थोड़ा इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। शांति का, सच्चाई पर चलने का, परोपकार, उत्साह। ओके, अब हमने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अब हमें इसे रीड करना है, और जहाँ जहाँ हमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते जाएंगे उनको अंडरलाइन करते चलना है। एक ही बार में सिर्फ एक बार रीड करना पड़ेगा और पांचों क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, बार बार नहीं रीड करना है। तो चलिए देखते हैं। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, इस क्या इसी एहसास में जियो, मैं एक नन्हा दिया। ओके, नन्हा दिया हूँ, तो यानी नन्हा दिया के सामने क्या है, कोहरा घना, घना कोहरा है। तो हमें फर्स्ट का आंसर यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, फर्स्ट का आंसर है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्यों ना उसी की उजास में जियो हर आने वाला क्षण। वेरी गुड, हर आने वाला क्षण आ गया। कि मुझसे क्या कहता है, तो मुझसे यही कहता है, अरे भाई सूरज तो नहीं हो तुम, मतलब कि तुम सूरज नहीं हो। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, सूरज तो नहीं हो तुम। फिर और मैं कहता हूँ कि, यानी कि क्वेश्चन क्या था कि दिया क्या कहता है, रिप्लाई क्या करता है, नस न सही सूरज एक नन्हा दिया तो हूँ, जितनी भी है लो मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ। इसी लाइन में आपकी मिलेगी थर्ड आंसर। एक ही बार रीड करने में देखिए आपको आंसर मिलता जा रहा है, आपको बार बार उसको रीड नहीं करना है।
कम से कम मैं उनमें से तो नहीं हूँ जो चाँद दिल में बुझाए बैठे हैं। ये एक लाइन थी, हमारी क्वेश्चन था, चाँद दिल में बुझाए बैठे हैं, ये किस टाइप के लोगों के लिए है? तो चाँद दिल में बुझाए बैठे हैं, दिया के अंदर क्या है? उत्साह है, इसके अंदर उत्साह नहीं है, तो ये उत्साहहीन लोगों के लिए है। फिर भी हम देखेंगे ऑप्शन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद है, रात को अमावस बनाए बैठे हैं, उड़ते घिर रहे हैं तो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। ओके, हमें 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 आंसर्स मिल चुके हैं। चलिए अब इसको हम फटाफट से टिक करते जाएंगे। तो दिए के सामने क्या है? घना कोहरा। हर आने वाला क्षण दिए से क्या कहता है? ऊपर अभी हमने पढ़ा है, तुम सूरज नहीं हो, है ना। दिया हर आने वाला क्षण को क्या उत्तर देता है? कि मैं जिया तो हूँ, ऐसा करके था ना, अपनी लौ लेकर जिया तो हूँ। ठीक है, अगर भूल रहे तो यहाँ पे देख लीजिए, अपनी लौ लेकर जिया तो हूँ, यही आंसर है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, जो चाँद दिल में बुझाए बैठे हैं, कैसे लोगों के लिए? बीमार, उत्साहहीन, दुर्बल, अहंकारी। तो ये उत्साहहीन व्यक्तियों के लिए है। और लास्ट था कि उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवि क्या संदेश दे रहा है? तो ये अब आपको एक बार आप पढ़ चुके हैं तो बन जाएगा, शांति को अपनाने का, सच्चाई पर चलने का, परोपकार करने का, या उत्साह न छोड़ने का। तो मुझे लगता है कि दिए का एग्जाम्पल देके उत्साह न छोड़ने का ही उदाहरण जो है कवि ने दिया है। तो इस तरह से बिना बार बार पूरी काव्यांश को पढ़े आप आंसर एक ही बार में सारे आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है जनरली। ये तरीका आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं है, बशर्ते आपको काव्यांश अच्छे से पढ़ना होगा। तो अगर मेरी ट्रिक आपको पसंद आई है तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। और डेली शाम को लाइव क्लासेस भी होती है, उसमें मॉक टेस्ट होता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।